ворожих цілей. Було відкрито вогонь, внаслідок чого один шахід було знищено. बड़ी बात यह है कि पुतिन के टारगेट पर काले सागर का कोहिनूर है। ओदेसा वो शहर है जिसमें बसती है पूरे यूक्रेन की जान, जिसके हाथ से निकलते ही पूरे यूक्रेन का मनोबल टूट जाएगा और बाइडेन से लेकर जेलेंस्की तक बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स को पुतिन के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। और इसीलिए पुतिन ने ओदेसा पर ड्रोन हमले करवाए हैं ताकि पुतिन को सोचने का भी मौका ना मिले। Ранок, звіти від наших воїнів від ППО щодо збиття шахедів, 37 шахедів загалом було за цю одну ніч. Частину вдалося збити, але частину. На щастя, люди не постраждали. Є влучання у південних районах Одещини, наші порти. Робимо максимум із партнерами, щоб збільшити постачання систем протиповітряної оборони. Дуже важливо, щоб світ не звикав до цього російського терору. Кожне влучання – це спільна проблема. І не лише України, але й усіх тих у світі, чию стабільність Росія намагається знищити, коли б'є по наших портах, по нашій інфраструктурі. Вже 16 місяців повномасштабної війни, і ми всі разом. Вся дипломатична команда України. आखिर क्यों पुतिन को चाहिए ओदेसा? ओदेसा यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ओदेसा कीव और खार्किव के बाद यूक्रेन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ओदेसा यूक्रेन का एकमात्र गहरे पानी वाला बंदरगाह है। यूक्रेन अपने कुल निर्यात का लगभग 70% हिस्सा समुद्र से करता है और इसमें भी 65% निर्यात और आयात ओदेसा के बंदरगाह से होता है। ये बंदरगाह राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। ओदेसा दुनिया के 100 से ज्यादा बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है। विश्व स्तर पर माल निर्यात करने वाली कंपनियां ओदेसा में निवेश करना पसंद करती हैं। ओदेसा से पूरी दुनिया के लिए अनाज का निर्यात होता है। 2021 में यूक्रेन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अनाज निर्यातक देश था। ओदेसा के बंदरगाह पर 2500 करोड़ किलोग्राम तक तेल और गैस का भंडार करने में सक्षम एक तेल गैस टर्मिनल भी है। यही वजह है कि जेलेंस्की खुद ओदेसा में कई दौरे कर चुके हैं और ओदेसा में मौजूद यूक्रेन की आर्मी और नौसेना को यह बात साफ बता चुके हैं कि किसी भी कीमत पर ओदेसा का बंदरगाह पुतिन के हाथ में नहीं जाना चाहिए। लेकिन पुतिन ने जिस तरह ओदेसा पर हमला किया है, जेलेंस्की दहल चुके हैं। यूक्रेन की पूरी इकोनॉमी ओदेसा बंदरगाह पर टिकी है। अगर ओदेसा बंदरगाह पुतिन के कब्जे में गया तो यूक्रेन अपना माल ही निर्यात नहीं कर पाएगा। अनाज उत्पादन के बाद भी जेलेंस्की अनाज नहीं बेच पाएंगे क्योंकि निर्यात का समुद्री रास्ता ही नहीं मिलेगा। यूक्रेन का दुनिया से संपर्क टूट जाएगा क्योंकि ओदेसा में रूस की नौसेना यूक्रेन को ब्लॉक कर देगी। पुतिन ये भी जानते हैं कि यूक्रेन ने ओदेसा के अंदर सुरक्षा जबरदस्त तरीके से चाक चौबंद कर रखी है और परिंदा भी ओदेसा में पर नहीं मार सकता है। शायद इसीलिए ओदेसा का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए पुतिन ने ईरान के खतरनाक ड्रोन्स की मदद ली है। पुतिन का सिद्धांत एकदम साफ है, विरोध किया है तो अब सजा झेलो। एक तरफ जेलेंस्की आंसू बहा रहे हैं, दूसरी तरफ पुतिन अपने वीर सैनिकों को सम्मानित कर रहे हैं और उनको युद्ध में अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दे रहे हैं। Торжественная церемония вручения государственных наград в Кремле. Золотые звезды Героя России и ордена мужества будут вручены сегодня большой группе участников специальной военной операции. Уважаемые друзья, благодарю вас за преданную службу России. Вы пришли на передовую с единой целью – быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом. Защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью по заветам предков. Продолжать их славные традиции, в основе которых готовность все сделать во имя любимой страны. पुतिन का आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा है कि वो जंग जीत रहे हैं। जंग लंबी जरूर है लेकिन पुतिन की वॉर मशीन थकी नहीं है। और इस वक्त जेलेंस्की की जान खतरे में है। मतलब यह है कि युद्ध की दशा और दिशा दोनों का बदल जाना।
यूक्रेन का पूरा भूगोल बदल सकता है, रूस जीत सकता है, नेटो हार सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की जान को बहुत बड़ा खतरा है। यूक्रेन की संसद ने इसे समझते हुए देश के नए राष्ट्रपति को तैयार करना भी शुरू कर दिया। यूक्रेन की संसद ने फैसला ले लिया कि जेलेंस्की नहीं रहे तो उनका उत्तराधिकारी संसद का स्पीकर होगा। किसने दी जेलेंस्की की मौत की सुपारी? कितने में तय हुआ जेलेंस्की के मर्डर का सौदा? किसके ऑर्डर पर शूटर हुआ कीव रफाल? किसने रची जेलेंस्की के हत्या की साजिश? जेलेंस्की की जान पर बड़ा खतरा। जेलेंस्की की हुई मौत तो कौन संभालेगा यूक्रेन? इन सारे सवालों का जवाब आपको एक एक कर डिटेल में दिखाएंगे, क्योंकि एक तरफ तो यूक्रेन के काउंटर अटैक की कामयाबी के दावे हैं, तो दूसरी ओर यूक्रेन के रहबरों के बीच ये चिंता है कि जेलेंस्की मारे गए तो कौन संभालेगा गद्दी। लेकिन उसके पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जेलेंस्की को मारने की प्लानिंग क्या रूस वाकई कर रहा है या ये पश्चिमी मीडिया का प्रोपेगेंडा है जो दुनिया को जेलेंस्की से भावनात्मक स्तर पर जोड़ने के पीछे है। क्या जेलेंस्की के प्रति सहानुभूति की लहर पैदा करने की कोशिश में जेलेंस्की के मौत की साजिश की अफवाह फैलाई जा रही है? सवाल है, यूक्रेन को क्यों लग रहा है कि जेलेंस्की कभी भी मौत की नींद सुलाए जा सकते हैं? क्यों खंगाली जा रही है यूक्रेन के संविधान में राष्ट्रपति की ताकत की परिभाषा? क्यों यूक्रेन में हो रही नए राष्ट्रपति के लायक नेता की तलाश? क्या जेलेंस्की के बख्तरबंद बंकर वाला सुरक्षा सिस्टम फेल हो गया है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि जेलेंस्की भले ही कभी कीव की सड़क पर, कभी वॉर फ्रंट पर, कभी विदेश में, कभी अपने बंकर में देखते हो, लेकिन आपको यह जरूर जानना चाहिए कि जेलेंस्की की सुरक्षा की जिम्मेदारी ना सिर्फ यूक्रेन के इंटेलिजेंस विभाग के पास है, बल्कि इसमें सहयोग करता है अमेरिका का तेज तर्रार खुफिया विभाग CIA। ये वही CIA है जो पुतिन के नाक के नीचे जेलेंस्की को व्हाइट हाउस पहुंचा देता है और रूस के खुफिया विभाग KGB को भनक तक नहीं लगती। जेलेंस्की का बंकर आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जिस जेलेंस्की की जान को खतरा बताया जा रहा है, उस जेलेंस्की तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। ये है जेलेंस्की का बंकर, जिसे जेलेंस्की खुद वॉर रूम कहते हैं। यहीं पर जेलेंस्की युद्ध की रणनीति बनाते हैं। ये बंकर यूक्रेन के राष्ट्रपति के आवास से बस थोड़ी दूरी पर बताया जाता है। युद्ध के शुरू होने के 10 दिनों के भीतर ही जेलेंस्की इस बंकर में परिवार समेत छुप गए थे। इस बंकर के बारे में कहा जाता है कि अगर कीव पर परमाणु बम भी गिराया जाता है तो इस बंकर के लोग 3 महीने तक सुरक्षित जिंदा रह सकते हैं। इस बंकर में 3 महीने का खाना पानी मौजूद है। जेलेंस्की के बंकर में सूट बूट भी रखा है और अपने परिवार के फोटो भी लगा रखे हैं। जेलेंस्की ने कोट पैंट पहनना बंद कर दिया है। युद्ध की शुरुआत के साथ ही उन्होंने वर्दी धारण कर ली है। सेना के चीफ कमांडर हैं जेलेंस्की और उन्हें अपने टाइप के लिबास में देखकर यूक्रेन की सेना का जोश हाई होना लाजमी है, जिसका उदाहरण दिखता है कि रूस यूक्रेन युद्ध नतीजे की ओर नहीं, सिर्फ तबाही की ओर सरपट दौड़ रहा है। लेकिन यहाँ तो सवाल है जेलेंस्की के प्राण का। बंकर, यूक्रेन का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और अमेरिका का खुफिया विभाग, क्या हत्यारा इन तीनों दीवारों को आसानी से लांघ जाएगा और जेलेंस्की कीव में ही मारे जाएंगे? इस सवाल पर यूक्रेन में बड़े बड़े सुरक्षा अधिकारियों की लगातार बैठकें हो रही हैं, क्योंकि जेलेंस्की पर हमले की आशंका के पहले भी कई बार जान से मारने के लिए हमले हो चुके हैं। लेकिन इसकी डिटेल आगे बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे जेलेंस्की ने मौत को मात दे दी। लेकिन दूसरी ओर का सीन समझ लीजिए, जेलेंस्की के ना होने पर यूक्रेन में क्या होगा। इसके लिए देश का संविधान खंगाला जा रहा है। यूक्रेन का संविधान राष्ट्रपति की मौत की स्थिति से पैदा हुई समस्या से निकलने का क्या रास्ता बताता है, देख लीजिए। यूक्रेन के संविधान के मुताबिक जब राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाता है तो उसके कर्तव्यों को यूक्रेन की संसद के अध्यक्ष द्वारा संभाला जाता है।
इस वक्त यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की सत्ता को चैलेंज करने वाला या ज़ेलेंस्की को नेतृत्व को चुनौती देने वाला दूर दूर तक कोई नहीं है। ज़ेलेंस्की ने करीब 18 महीने से जारी जंग में अपनी काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। नाटो से मांगे और दिए हथियारों के दम पर ही सही ज़ेलेंस्की ने एक कामयाब राष्ट्रपति की भूमिका निभाई है। जाहिर है ज़ेलेंस्की के ना होने पर यूक्रेन यकायक नेतृत्व के संकट में फंस जाएगा। और नेतृत्व का संकट मतलब युद्ध के दौरान समस्याओं का दलदल। तो यूक्रेन में बारिश तो 4-5 महीने बाद आएगी, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि अब की बार की बरसात यूक्रेन में पुतिन के पहिए को जाम कर देगी। इस बीच ज़ेलेंस्की को कुछ हुआ तो खेला बदल जाएगा। लिहाजा ज़ेलेंस्की के प्राण की रक्षा यूक्रेन जी जान से कर रहा है। बावजूद इसके राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मारे गए तो क्या होगा, ये जानना भी बहुत जरूरी है। यूक्रेन राष्ट्रपति संसदीय सरकार प्रणाली वाला एक गणतंत्र है। संविधान में सीधे निर्वाचित राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और एक संसद की व्यवस्था देखता है। यूक्रेन की एक सदनीय संसद का नाम है वेरखोवना राडा, जो 450 प्रतिनिधियों से बना है, जिनकी अध्यक्षता एक स्पीकर करता है। यूक्रेन के पास ताकतवर मिलिट्री, प्रशासनिक और डिप्लोमेटिक बॉडी यानी कूटनीतिक तंत्र है। दुनिया भर के मंचों पर ज़ेलेंस्की ने बहुत पुख्ता तरीके से अपनी बात रखी है। कहने का मतलब ये कि ज़ेलेंस्की इस वक्त यूक्रेन में इकलौते ऐसे नेता हैं जो पुतिन की कूटनीति को समझ भी रहा है और मैदान में करारा जवाब भी दे रहा है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की का कोई विकल्प मौजूद नहीं है। यही कारण है कि पश्चिमी मीडिया में ज़ेलेंस्की की हत्या की आशंका की रिपोर्ट छपती रहती है। कहा जाता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार या 6-7 बार नहीं, दर्जनों बार ज़ेलेंस्की की हत्या की कोशिश हुई है। ज़ेलेंस्की हर बार बच निकले, उनका बाल बांका तक नहीं हुआ। ज़ेलेंस्की की जान पर खतरे पर ज़ेलेंस्की के टॉप सलाहकार मिखाइल पोडोलयाक ने क्या कहा, सुनिए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की एक बार नहीं, दर्जनों बार हत्या की कोशिश हुई है। ज़ेलेंस्की पर जानलेवा हमले रूस के खुफिया विभाग ने किए हैं। ज़ेलेंस्की की जान लेने की कोशिश करने वालों में चेचन भी शामिल हैं और वैगनर ग्रुप भी। एक बार तो हमले की कोशिश के बाद ज़ेलेंस्की ने खुद एक जूम मीटिंग की और अमेरिका के सांसदों को कहा कि शायद आप मुझे अंतिम बार देख रहे हैं। ज़ेलेंस्की हमेशा अपने ऊपर जानलेवा हमले की आशंका जताते हैं। इसका कारण समझने के लिए पुतिन के आवास क्रेमलिन के पास की यूक्रेन के इन 2 ड्रोन हमलों की तस्वीरें देख लीजिए। मई में मॉस्को के भीतर पुतिन के आवास के ऊपर ज़ेलेंस्की ने ड्रोन अटैक कर दिया। इसके बाद जवाब में जो रूस ने मई में कहा था, उसी का नतीजा है कि कीव में ज़ेलेंस्की की जान को महफूज रखने के लिए बैठक पर बैठक हो रही है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, क्रेमलिन पर हुए आतंकी हमले के बाद हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है और अब ज़ेलेंस्की को मारना ही पड़ेगा। मई गुजर गए, जून गुजर गया, जुलाई भी निकल गई और अब अगस्त शुरू हो चुका है। पुतिन के बेहद करीबी और सहयोगी दिमित्री मेदवेदेव की शपथ अब तक अधूरी है। ज़ेलेंस्की जिंदा है और सिर्फ जिंदा नहीं है, जोश में। उनकी सेना दावा कर रही है कि युद्ध अब रूसी क्षेत्र की तरफ लौट रहा है। अब रूस के संस्थानों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। यूक्रेन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बखमूत में यूक्रेन की सेना धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ रही है। यूक्रेन की मिलिट्री हर दिन करीब 100 मीटर की जमीन को अपने कब्जे में ले रही है। रूस के खुफिया विभाग का दावा है कि वो जब चाहे यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की जान ले सकते हैं। हालांकि रूस का खुफिया विभाग तो युद्ध को लेकर भी कह रहा था कि ये तो उसकी एक चुटकी का काम है। अभी कीव में उतरेंगे तो रूस के कमांडो और 72 घंटे के भीतर यूक्रेन को जीतकर उसे पुतिन की झोली में डाल देंगे। लेकिन तारीख पर तारीख गुजरती जा रही है, जंग समाप्त होने की जरा सी भी सूरत नजर नहीं आ रही। क्रेमलिन में एक और बड़ी जंग की तैयारी चल रही है। नेटो और अमेरिका जैसे बड़े दुश्मनों को ध्यान में रखकर रूस कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए रूस ने उतार दिया महाबली 31।
नए अवतार में पुतिन का महाबली। महाबली की आहट से मची खलबली। इसे देखकर नाटो के 31 देशों में हड़कंप। इसके नए अवतार से ब्रिटेन हुआ परेशान, अमेरिका हुआ हैरान, क्योंकि ये जब जंग में आएगा आसमान में कर्फ्यू लगा देगा। पुतिन के इस महाबली का नाम है MiG-31, जो पहले से शक्तिशाली बन गया है, पहले से अधिक खतरनाक हो गया है। पुतिन का ग्रीन सिग्नल मिलते ही रूस का यह जहाज धरती पर कहीं भी और कभी भी परमाणु बम फोड़ सकता है। नई तकनीक से लैस इस सुपर इंटरसेप्टर फाइटर को रूस जल्द ही मिशन पर उतारने जा रहा है। रूस के इस ऑलराउंडर और खतरनाक विमान से तो दुनिया पहले ही वाकिफ है। यूक्रेन जंग में इसकी सक्सेस रेट बाइडेन भी जानते हैं और नाटो देश भी। रूस का ये सुपर इंटरसेप्टर फाइटर प्लेन जबरदस्त क्षमताओं से लैस है और ये आसमान में किसी भी लड़ाकू विमान को इंटरसेप्ट कर उसको तबाह कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि MiG-31 का नेविगेशन सिस्टम सबसे आधुनिक है। उत्तरी ध्रुव के आसमान पर भी ये विमान कभी अपना रास्ता नहीं भटकता है। यही कामयाबी MiG-31 को पुतिन का सबसे भरोसेमंद जंगी जहाज बनाती है। लेकिन यूक्रेन बॉर्डर पर जो हालात बन रहे हैं, इसमें रूस को यूक्रेन से कई गुना बड़े दुश्मन का सामना है। इसलिए रूस ने भी बड़ी तैयारी की है। 31 देशों वाले नाटो का मुकाबला करने के लिए रूस ने MiG-31 को अपग्रेड किया है। किंजल हाइपरसोनिक से लैस MiG-31 में और क्या-क्या बदलाव किया है, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर रूस के आसपास नाटो के जमावड़े पर। रूस के दोस्त मुल्क बेलारूस और नाटो देश पोलैंड की सीमा जंग का नया एपिसेंटर बनी हुई है। एक तरफ बेलारूस में वैगनर ग्रुप के लड़ाके बेलारूस की सेना को ट्रेंड कर रहे हैं। बेलारूस के सैनिकों के साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने पोलैंड की सीमा के करीब सैन्य अभ्यास किया। दावा किया गया कि उन्होंने बेलारूस के सैनिकों को ड्रोन से हमले की ट्रेनिंग भी दी। खबर के मुताबिक ये अभ्यास पोलैंड की सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर बेलारूस में किया गया, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियों का भी इस्तेमाल हुआ। वहीं बॉर्डर के दूसरी तरफ पोलैंड की ओर सेना की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। बॉर्डर की तरफ बटालियन ही बटालियन जा रही है, टैंक जा रही हैं, बख्तरबंद गाड़ियां जा रही हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप से बढ़ते खतरे को देखते हुए पोलैंड बेलारूस से लगी सीमा पर सेना की तैनाती तो बढ़ा ही रहा है। अगर युद्ध की नौबत आ गई तो नाटो के 1 लाख सैनिक पोलैंड में लैंड कर जाएंगे। पोलैंड के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि 1 लाख नाटो सैनिकों के इस मूवमेंट के प्लान पर नाटो ने अपनी मुहर भी लगा दी है। 1 लाख नाटो सैनिकों का पोलैंड आना युद्ध के लिहाज से बहुत बड़ा संकेत है, बहुत विस्फोटक प्लान है, क्योंकि इस प्लान के तहत नाटो की 1 लाख सेना पोलैंड में दाखिल हो जाएगी। नाटो के फाइटर जेट पोलैंड आएंगे, नाटो के घातक टैंक पोलैंड पहुंचेंगे, नाटो की बख्तरबंद गाड़ियां पोलैंड आएंगी, नाटो की स्पेशल फोर्स पोलैंड में होगी। खतरा पोलैंड के सामने भी बड़ा है, क्योंकि पोलैंड के पड़ोसी देश बेलारूस में रूस की कई खतरनाक मिसाइलें तैनात हैं। रूस के परमाणु बम भी अब बेलारूस में लग गए हैं। इसी वजह से पोलैंड को डर है कि यूक्रेन की मदद करने पर पुतिन आज नहीं तो कल उस पर भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन के बाद पोलैंड ही यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार देश है। पोलैंड पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच सबसे अहम कड़ी है।
पोलैंड में अभी करीब 10,000 नाटो सैनिक तैनात हैं, जिनमें से अधिकांश अमेरिका की फोर्स है। इसके अलावा युद्ध होने पर 1 लाख और नाटो सैनिक पोलैंड आ जाएंगे। इसके साथ ही साथ नाटो शिखर सम्मेलन में पोलैंड में हथियारों का गोदाम बनाने का फैसला किया गया है। वजह साफ है, पोलैंड सीमा यूक्रेन से लगी हुई है और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाली मिलिट्री मदद का रास्ता भी पोलैंड से ही होकर जाता है। ऐसे में रूस अपनी तैयारी में कहीं भी चूक नहीं रखना चाहता। रूस में फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी सोकोल ने रक्षा मंत्रालय को MiG-31 इंटरसेप्टर विमान का अपग्रेड और मॉडिफाइड पहला बैच दे दिया है। अगर राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से हरी झंडी मिली तो जल्द ही इस नए MiG-31 को सेना को सौंप दिया जाएगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने विमान बनाने वाली कंपनी से MiG-31 को नए तकनीक से लैस करने को कहा था, जिसके बाद कंपनी ने इसको अपग्रेड किया है और इसकी मारक क्षमता में भी इजाफा किया गया है। कंपनी का दावा है कि MiG-31 को अपडेट करके MiG-31 BM के लेवल का बनाया गया है। नए तकनीक से लैस होने के बाद MiG-31 और खतरनाक हो गया है। पिछले सालों में कई बार MiG-31 में बदलाव किए गए हैं। MiG-31 किन्जल मिसाइलों से लैस किया गया है। रूस के सुपरसोनिक बॉम्बर जेट MiG-31 से दागी जाने वाली ये मिसाइल कितनी खतरनाक बन जाती है, उसे बहुत गौर से समझिएगा। MiG-31 खुद आवाज से करीब 3 गुना रफ्तार से उड़ता है। अब ये MiG-31 रूस के स्ट्रेटेजिक फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये विमान अब हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस कर दिया गया है, जिसकी वजह से रूसी एयर पावर की रेंज कई गुना बढ़ गई है। किन्जल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो रूस की इस्कंदर मिसाइल का एयर वर्जन कही जाती है। रफ्तार है 10,000 किलोमीटर प्रति मिनट। ये मिसाइल 2,000 किलोमीटर की रेंज तक परमाणु वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है। इस मिसाइल को MiG-31 की बेली यानी एयरफ्रेम के निचले हिस्से में इंजन के बीचों बीच फिट किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सुखोई फाइटर जेट में ब्रह्मोस लगाई जाती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि MiG-31 जिसकी खुद की अधिकतम रफ्तार 3,000 किलोमीटर है, उससे इस मिसाइल को फायर किया जाता है और ये 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। किन्जल को इंटरसेप्ट करना यानी इसे रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन सी बात है। व्लादिमीर पुतिन ने एक वक्त किन्जल को रूस का सबसे खतरनाक और गेम चेंजर हथियार बताया था। वो इसका इस्तेमाल यूक्रेन में भी कर चुके हैं और ज़ेलेंस्की के कई फौजी ठिकानों को इसी मिसाइल ने पूरी तरह से तबाह किया है। सवाल है, पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या पुतिन खतरनाक माइंड गेम खेल रहे हैं? क्या यूक्रेन तनाव के बहाने दुनिया को रूस की सैन्य ताकत दिखा रहे हैं? क्या परमाणु युद्ध का खौफ दिखाकर अमेरिका को डरा रहे हैं? या नाटो पर दबाव बना अपनी शर्तों को मनवाने के प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं? यही वजह है कि पोलैंड ने रूस की सेना के आक्रमण की सूरत में करारा जवाब देने के लिए पोलैंड बेलारूस से लगी सीमा को और सुरक्षित कर रहा है, सैनिकों को सीमा पर तैनात कर रहा है। नाटो 1 लाख और सैनिकों को भेजने की योजना बना रहा है और पोलैंड खुद परमाणु बम से लैस होना चाहता है। वहीं रूस और बेलारूस वैगनर लड़ाके का नाम लेकर पड़ोसी नाटो देशों को डरा रहे हैं। देश के नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। यूक्रेन युद्ध के 525 दिनों में पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ कि एक ही बार में 200 से ज्यादा सैनिक मार दिए गए और इस खतरनाक खौफनाक हमले को अमेरिका का खूनी बदला कहा जा रहा है। कैसे, वो आपको हम दिखाएंगे।
सेकंड के अंदर इतना बड़ा नरसंहार हुआ कि पुतिन भी हिल गए। सिर्फ 5 मिसाइलों ने ऐसा कदर मचाया कि एक बार में 200 से ज्यादा सैनिक उड़ा दिए गए। सिर्फ एक भूल ने रूस की आर्मी की बहुत बड़ी किरकिरी करवा दी। पुतिन के सैनिकों की एक लापरवाही 200 से ज्यादा सैनिकों की जान की आफत बन गई। सिर्फ 200 मीटर के दायरे में घेर कर ऐसा हमला हुआ कि एक बार में कई मोर्चे हिल गए। आखिर क्या हुआ? यूक्रेन की इस युद्ध भूमि में और कहां पर एक झटके में कैसे मार दिए गए 200 से ज्यादा रूसी सैनिक? इस हैरान कर देने वाली पूरी खूनी जंग का ब्यौरा हम आपको देने वाले हैं। जब कोई सैनिक जंग के मैदान में उतरता है तो उसकी जान कभी भी जा सकती है, लेकिन रूस के 200 से ज्यादा सैनिकों की जान ऐसे जाएगी कभी किसी ने सोचा नहीं था। खेरसॉन के समुद्र तट पर रूस के 200 से ज्यादा सैनिक इकट्ठा हुए थे। एक साथ 5 मिसाइलें गिरी और इन सभी सैनिकों की मौत हो गई। दरअसल इन सैनिकों ने एक बहुत बड़ी भूल की थी। सैनिकों को लगा कि वो अमेरिका के रॉकेट लॉन्चर हिमार्स की मारक रेंज से बाहर है, लेकिन उनका यह अनुमान बिल्कुल गलत साबित हुआ और ये 200 से ज्यादा लोग हिमार्स की रेंज में आ गए। यूक्रेन की फौज ने 5 हिमार्स मिसाइलों से खेरसॉन के समुद्र तट पर हमला किया था। दरअसल खेरसॉन के किनारे काला सागर के अंदर एक द्वीप है जिसका नाम है डेजारेल हाच। इसी द्वीप पर रूस के 200 से ज्यादा सैनिक इकट्ठा होकर युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। दरअसल ये सैनिक फ्रंट लाइन से दूर थे और वॉर फ्रंट से काफी दूर ब्लैक सी में थे। यहां सबसे अहम बात यह है कि आखिर अमेरिका का रॉकेट लॉन्चर हिमार्स मौजूद कहां था। दरअसल खेरसॉन के भी 2 हिस्से हैं। एक खेरसॉन का वो हिस्सा जो रूस के कब्जे में है और खेरसॉन के दूसरे हिस्से पर यूक्रेन का कब्जा है। खेरसॉन के इसी यूक्रेनी वाले हिस्से पर अमेरिका का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हिमार्स मौजूद था। हिमार्स रॉकेट लॉन्चर की सिर्फ और सिर्फ 80 किलोमीटर तक मारक क्षमता है और ये सारे सैनिक सिर्फ और सिर्फ 60 से 70 किलोमीटर दूर मौजूद थे। इन सैनिकों ने हिमार्स की मारक क्षमता का ध्यान नहीं रखा और इसी वजह से हिमार्स ने इस पर एकदम सफल हमला कर दिया। तस्वीरों में दिखाया गया है कि कैसे यूक्रेन के रॉकेट लॉन्चर से दागे जाने वाले खतरनाक हथियार काला सागर के अंदर रूस का अस्थायी प्रशिक्षण शिविर आग के गोले में तब्दील करने में सफल हो गए। इसके लिए यूक्रेन को अपने जासूसी विभाग से भी बहुत जबरदस्त मदद मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन इंटेलिजेंस में 30,000 से ज्यादा जासूस और एजेंट हैं। यूक्रेन इंटेलिजेंस में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 से 7 गुना ज्यादा कर्मचारी हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की इंटेलिजेंस के हेड काइरिलो बुडानोव भी पुतिन की फोर्स के लिए काल साबित हुए हैं। पुतिन की आर्मी के दर्जनों जनरल अब तक यूक्रेन की जंग में मारे जा चुके हैं और पुतिन के इन सैन्य अधिकारियों की हत्याएं सफलतापूर्वक इसलिए हो सकी क्योंकि इसमें यूक्रेन के इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी भूमिका थी। यूक्रेन की सटीक इंटेलिजेंस के आधार पर ही रूस के जनरलों पर हमले किए गए थे जो सफल हुए।
सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका की तरफ से यह भी बात सामने आई है कि रूसी जनरलों को मारने पर अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा भी सटीक जानकारी मुहैया करवाई गई थी। यानी अगर देखा जाए तो यूक्रेन और अमेरिका की इंटेलिजेंस मिलकर काम कर रही है और पुतिन के लिए मुश्किल पैदा कर रही है, और इस बार भी ठीक ऐसा ही हुआ। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने बहुत खतरनाक प्रहार करते हुए 200 रूसी सैनिकों की सटीक लोकेशन निकाल ली, जिसका खामियाजा आज पुतिन की आर्मी को भुगतना पड़ रहा है। युद्ध समर्थक एक मॉस्को चैनल ने कहा कि इस तथ्य का एक नया ज्वलंत उदाहरण है कि युद्ध क्षेत्र से कुछ दूरी पर यहां तक कि पीछे के हिस्से में भी सैनिकों के बड़े जमावड़े की अनुमति देने के बुरे परिणाम हो सकते हैं। मतलब बिल्कुल साफ है, रूस के सैकड़ों सैनिकों का एक जगह पर इकट्ठा होना ही घातक साबित हुआ। दूसरी तरफ हिमार्स पुतिन की आर्मी के लिए पहले भी काल साबित हो चुकी है। रूस की सेना पर एक और घातक हमला 1 जून को हुआ था, जब एक जनरल का भाषण सुनने के लिए सैनिकों की भीड़ इंतजार कर रही थी, और तभी हिमार्स का हमला हो गया। इस हमले में 100 से अधिक सैनिक मारे गए थे। दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन के एक बंदरगाह ओदेसा पर हमला किया है, जिसमें यूक्रेन के तटीय शहर ओदेसा में बंदरगाह के बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की फोर्स की तरफ से यह दावा किया गया है कि आज़ोव सागर से लॉन्च ईरानी शाहिद 136 ड्रोन को पीछे हटाने के लिए हवाई सुरक्षा लगभग 3 घंटे तक बिना रुके काम किया है। लेकिन सच क्या है, आपको आगे दिखाएंगे। Від чергового відділу прикордонної служби «Ізмаїл» поступив сигнал «Повітряна тривога». Наш прикордонний наряд одразу було переведено в режим вогневої групи по знищенню безпілотних літальних апаратів. Ми вирушили на наші визначені вогневі позиції та очікували підліт ворожих безпілотників. По явним звуковим та видимим ознакам було виявлено 2 ворожих цілі. Було відкрито вогонь, внаслідок чого один шахід було знищено. बड़ी बात यह है कि पुतिन के टारगेट पर काले सागर का कोहिनूर है। ओदेसा वो शहर है जिसमें बसती है पूरे यूक्रेन की जान, जिसके हाथ से निकलते ही पूरे यूक्रेन का मनोबल टूट जाएगा और बाइडेन से लेकर ज़ेलेंस्की तक बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स को पुतिन के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। और इसीलिए पुतिन ने ओदेसा पर ड्रोन हमले करवाए हैं, ताकि पुतिन को सोचने का भी मौका न मिले। Ранок звіти від наших воїнів від ППО щодо збиття шахедів, 37 шахедів загалом було за цю одну ніч. Частину вдалося збити, але частину. На щастя, люди не постраждали. Є влучання у південних районах Одещини, наші порти. Робимо максимум із партнерами, щоб збільшити постачання систем протиповітряної оборони. Дуже важливо, щоб світ не звикав до цього російського терору. Кожне влучання – це спільна проблема. І не лише України, але й усіх тих у світі, чию стабільність Росія намагається знищити, коли б'є по наших портах, по нашій інфраструктурі. Вже 16 місяців повномасштабної війни, і ми всі разом. Вся дипломатична команда України. आखिर क्यों पुतिन को चाहिए ओदेसा? ओदेसा यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ओदेसा कीव और खार्किव के बाद यूक्रेन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ओदेसा यूक्रेन का एकमात्र गहरे पानी वाला बंदरगाह है। यूक्रेन अपने कुल निर्यात का लगभग 70% हिस्सा समुद्र से करता है, और इसमें भी 65% निर्यात और आयात ओदेसा के बंदरगाह से होता है। यह बंदरगाह राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। ओदेसा दुनिया के 100 से ज्यादा बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है। विश्व स्तर पर माल निर्यात करने वाली कंपनियां ओदेसा में निवेश करना पसंद करती हैं। ओदेसा से पूरी दुनिया के लिए अनाज का निर्यात होता है। 2021 में यूक्रेन दुनिया का 4था सबसे बड़ा अनाज निर्यातक देश था। ओदेसा के बंदरगाह पर 2500 करोड़ किलोग्राम तक तेल और गैस का भंडार करने में सक्षम एक तेल गैस टर्मिनल भी है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की खुद ओदेसा में कई दौरे कर चुके हैं और ओदेसा में मौजूद यूक्रेन की आर्मी और नौसेना को यह बात साफ बता चुके हैं कि किसी भी कीमत पर ओदेसा का बंदरगाह पुतिन के हाथ में नहीं जाना चाहिए। लेकिन पुतिन ने जिस तरह ओदेसा पर हमला किया है, ज़ेलेंस्की दहल चुके हैं।
यूक्रेन की पूरी इकोनॉमी ओडेसा बंदरगाह पर टिकी है। अगर ओडेसा बंदरगाह पुतिन के कब्जे में गया तो यूक्रेन अपना माल ही निर्यात नहीं कर पाएगा। अनाज उत्पादन के बाद भी ज़ेलेंस्की अनाज नहीं बेच पाएंगे क्योंकि निर्यात का समुद्री रास्ता ही नहीं मिलेगा। यूक्रेन का दुनिया से संपर्क टूट जाएगा क्योंकि ओडेसा में रूस की नौसेना यूक्रेन को ब्लॉक कर देगी। पुतिन ये भी जानते हैं कि यूक्रेन ने ओडेसा के अंदर सुरक्षा जबरदस्त तरीके से चाक चौबंद कर रखी है और परिंदा भी ओडेसा में पर नहीं मार सकता है। शायद इसीलिए ओडेसा का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए पुतिन ने ईरान के खतरनाक ड्रोन्स की मदद ली है। पुतिन का सिद्धांत एकदम साफ है, विरोध किया है तो अब सजा चाहिए। एक तरफ ज़ेलेंस्की आंसू बहा रहे हैं, दूसरी तरफ पुतिन अपने वीर सैनिकों को सम्मानित कर रहे हैं और उनको युद्ध में अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दे रहे हैं। Торжественная церемония вручения государственных наград в Кремле. Золотые звезды Героя России и Ордена Мужества будут вручены сегодня большой группе участников специальной военной операции. Уважаемые друзья, благодарю вас за преданную службу России. Вы пришли на передовую с единой целью – быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом. Защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность все сделать во имя любимой страны. पुतिन का आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा है कि वो जंग जीत रहे हैं। जंग लंबी जरूर है लेकिन पुतिन की वॉर मशीन थकी नहीं है। और इस वक्त ज़ेलेंस्की की जान खतरे में है। मतलब यह है कि युद्ध की दशा और दिशा दोनों का बदल जाना। यूक्रेन का पूरा भूगोल बदल सकता है, रूस जीत सकता है, नेटो हार सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की जान को बहुत बड़ा खतरा है। यूक्रेन की संसद ने इसे समझते हुए देश के नए राष्ट्रपति को तैयार करना भी शुरू कर दिया। यूक्रेन की संसद ने फैसला ले लिया कि ज़ेलेंस्की नहीं रहे तो उनका उत्तराधिकारी संसद का स्पीकर होगा। किसने दी ज़ेलेंस्की की मौत की सुपारी? कितने में तय हुआ ज़ेलेंस्की के मर्डर का सौदा? किसके ऑर्डर पर शूटर हुआ कीव रफात? किसने रची ज़ेलेंस्की के हत्या की साजिश? ज़ेलेंस्की की जान पर बड़ा खतरा। ज़ेलेंस्की की हुई मौत तो कौन संभालेगा यूक्रेन? इन सारे सवालों का जवाब आपको एक एक कर डिटेल में दिखाएंगे, क्योंकि एक तरफ तो यूक्रेन के काउंटर अटैक की कामयाबी के दावे हैं, तो दूसरी ओर यूक्रेन के रहबरों के बीच ये चिंता है कि ज़ेलेंस्की मारे गए तो कौन संभालेगा गद्दी। लेकिन उसके पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ज़ेलेंस्की को मारने की प्लानिंग क्या रूस वाकई कर रहा है या ये पश्चिमी मीडिया का प्रोपेगेंडा है जो दुनिया को ज़ेलेंस्की से भावनात्मक स्तर पर जोड़ने के पीछे है। क्या ज़ेलेंस्की के प्रति सहानुभूति की लहर पैदा करने की कोशिश में ज़ेलेंस्की के मौत की साजिश की अफवाह फैलाई जा रही है? सवाल है, यूक्रेन को क्यों लग रहा है कि ज़ेलेंस्की कभी भी मौत की नींद सुलाए जा सकते हैं? क्यों खंगाली जा रही है यूक्रेन के संविधान में राष्ट्रपति की ताकत की परिभाषा? क्यों यूक्रेन में हो रही नए राष्ट्रपति के लायक नेता की तलाश? क्या ज़ेलेंस्की के बख्तरबंद बंकर वाला सुरक्षा सिस्टम फेल हो गया है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की भले ही कभी कीव की सड़क पर, कभी वॉर फ्रंट पर, कभी विदेश में, कभी अपने बंकर में दिखते हो, लेकिन आपको यह जरूर जानना चाहिए कि ज़ेलेंस्की की सुरक्षा की जिम्मेदारी ना सिर्फ यूक्रेन के इंटेलिजेंस विभाग के पास है, बल्कि इसमें सहयोग करता है अमेरिका का तेज तर्रार खुफिया विभाग CIA। ये वही CIA है जो पुतिन के नाक के नीचे ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस पहुंचा देता है और रूस के खुफिया विभाग KGB को भनक तक नहीं लगती। ज़ेलेंस्की का बंकर आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जिस ज़ेलेंस्की की जान को खतरा बताया जा रहा है, उस ज़ेलेंस्की तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है।
ये है ज़ेलेंस्की का बंकर, जिसे ज़ेलेंस्की खुद वॉर रूम कहते हैं। यहीं पर ज़ेलेंस्की युद्ध की रणनीति बनाते हैं। ये बंकर यूक्रेन के राष्ट्रपति के आवास से बस थोड़ी दूरी पर बताया जाता है। युद्ध के शुरू होने के 10 दिनों के भीतर ही ज़ेलेंस्की इस बंकर में परिवार समेत छुप गए थे। इस बंकर के बारे में कहा जाता है कि अगर कीव पर परमाणु बम भी गिराया जाता है तो इस बंकर के लोग 3 महीने तक सुरक्षित जिंदा रह सकते हैं। इस बंकर में 3 महीने का खाना पानी मौजूद है। ज़ेलेंस्की के बंकर में सूट बूट भी रखा है और अपने परिवार के फोटो भी लगा रखे हैं। ज़ेलेंस्की ने कोट पैंट पहनना बंद कर दिया है। युद्ध की शुरुआत के साथ ही उन्होंने वर्दी धारण कर ली है। सेना के चीफ कमांडर हैं ज़ेलेंस्की और उन्हें अपने टाइप के लिबास में देखकर यूक्रेन की सेना का जोश हाई होना लाजमी है, जिसका उदाहरण दिखता है कि रूस यूक्रेन युद्ध नतीजे की ओर नहीं, सिर्फ तबाही की ओर सरपट दौड़ रहा है। लेकिन यहाँ तो सवाल है ज़ेलेंस्की के प्राण का। बंकर, यूक्रेन का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और अमेरिका का खुफिया विभाग, क्या हत्यारा इन तीनों दीवारों को आसानी से लांघ जाएगा और ज़ेलेंस्की कीव में ही मारे जाएंगे? इस सवाल पर यूक्रेन में बड़े बड़े सुरक्षा अधिकारियों की लगातार बैठकें हो रही हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की पर हमले की आशंका के पहले भी कई बार जान से मारने के लिए हमले हो चुके हैं। लेकिन इसकी डिटेल आगे बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे ज़ेलेंस्की ने मौत को मात दे दी। लेकिन दूसरी ओर का सीन समझ लीजिए, ज़ेलेंस्की के ना होने पर यूक्रेन में क्या होगा? इसके लिए देश का संविधान खंगाला जा रहा है। यूक्रेन का संविधान राष्ट्रपति की मौत की स्थिति से पैदा हुई समस्या से निकलने का क्या रास्ता बताता है, देख लीजिए। यूक्रेन के संविधान के मुताबिक जब राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाता है तो उसके कर्तव्यों को यूक्रेन की संसद के अध्यक्ष द्वारा संभाला जाता है। इस वक्त यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की सत्ता को चैलेंज करने वाला या ज़ेलेंस्की को नेतृत्व को चुनौती देने वाला दूर दूर तक कोई नहीं है। ज़ेलेंस्की ने करीब 18 महीने से जारी जंग में अपनी काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। नाटो से मांगे और दिए हथियारों के दम पर ही सही, ज़ेलेंस्की ने एक कामयाब राष्ट्रपति की भूमिका निभाई है। जाहिर है ज़ेलेंस्की के ना होने पर यूक्रेन यकायक नेतृत्व के संकट में फंस जाएगा। और नेतृत्व का संकट मतलब युद्ध के दौरान समस्याओं का दलदल। तो यूक्रेन में बारिश तो 4-5 महीने बाद आएगी, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि अब की बार की बरसात यूक्रेन में पुतिन के पहिए को जाम कर देगी। इस बीच ज़ेलेंस्की को कुछ हुआ तो खेला बदल जाएगा। लिहाजा ज़ेलेंस्की के प्राण की रक्षा यूक्रेन जी जान से कर रहा है। बावजूद इसके राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मारे गए तो क्या होगा, ये जानना भी बहुत जरूरी है। यूक्रेन राष्ट्रपति संसदीय सरकार प्रणाली वाला एक गणतंत्र है। संविधान में सीधे निर्वाचित राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और एक संसद की व्यवस्था देखता है। यूक्रेन की एक सदनीय संसद का नाम है वेरखोवना राडा, जो 450 प्रतिनिधियों से बना है, जिनकी अध्यक्षता एक स्पीकर करता है। यूक्रेन के पास ताकतवर मिलिट्री, प्रशासनिक और डिप्लोमेटिक बॉडी यानी कूटनीतिक तंत्र है। दुनिया भर के मंचों पर ज़ेलेंस्की ने बहुत पुख्ता तरीके से अपनी बात रखी है। कहने का मतलब ये कि ज़ेलेंस्की इस वक्त यूक्रेन में इकलौते ऐसे नेता हैं जो पुतिन की कूटनीति को समझ भी रहा है और मैदान में करारा जवाब भी दे रहा है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की का कोई विकल्प मौजूद नहीं है। यही कारण है कि पश्चिमी मीडिया में ज़ेलेंस्की की हत्या की आशंका की रिपोर्ट छपती रहती है। कहा जाता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार या 6-7 बार नहीं, दर्जनों बार ज़ेलेंस्की की हत्या की कोशिश हुई है। ज़ेलेंस्की हर बार बच निकले, उनका बाल बांका तक नहीं हुआ। ज़ेलेंस्की की जान पर खतरे पर ज़ेलेंस्की के टॉप सलाहकार मिखाइल पोडोलयाक ने क्या कहा, सुनिए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की एक बार नहीं, दर्जनों बार हत्या की कोशिश हुई है। ज़ेलेंस्की पर जानलेवा हमले रूस के खुफिया विभाग ने किए हैं। ज़ेलेंस्की की जान लेने की कोशिश करने वालों में चेचन भी शामिल हैं और वैगनर ग्रुप भी। एक बार तो हमले की कोशिश के बाद ज़ेलेंस्की ने खुद एक जूम मीटिंग की और अमेरिका के सांसदों को कहा कि शायद आप मुझे अंतिम बार देख रहे हैं। ज़ेलेंस्की हमेशा अपने ऊपर जानलेवा हमले की आशंका जताते हैं। इसका कारण समझने के लिए पुतिन के आवास क्रेमलिन के पास की यूक्रेन के इन 2 ड्रोन हमलों की तस्वीरें देख लीजिए।
मई में मॉस्को के भीतर पुतिन के आवास के ऊपर जेलेंस्की ने ड्रोन अटैक कर दिया। इसके बाद जवाब में जो रूस ने मई में कहा था, उसी का नतीजा है कि कीव में जेलेंस्की की जान को महफूज रखने के लिए बैठक पर बैठक हो रही है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, क्रेमलिन पर हुए आतंकी हमले के बाद हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है और अब जेलेंस्की को मारना ही पड़ेगा। मई गुजर गए, जून गुजर गया, जुलाई भी निकल गई और अब अगस्त शुरू हो चुका है। पुतिन के बेहद करीबी और सहयोगी दिमित्री मेदवेदेव की शपथ अब तक अधूरी है। जेलेंस्की जिंदा है और सिर्फ जिंदा नहीं है, जोश में। उनकी सेना दावा कर रही है कि युद्ध अब रूसी क्षेत्र की तरफ लौट रहा है। अब रूस के संस्थानों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। यूक्रेन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बखमूत में यूक्रेन की सेना धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ रही है। यूक्रेन की मिलिट्री हर दिन करीब 100 मीटर की जमीन को अपने कब्जे में ले रही है। रूस के खुफिया विभाग का दावा है कि वो जब चाहे यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की की जान ले सकते हैं। हालांकि रूस का खुफिया विभाग तो युद्ध को लेकर भी कह रहा था कि ये तो उसकी एक चुटकी का काम है। अभी कीव में उतरेंगे तो रूस के कमांडो और 72 घंटे के भीतर यूक्रेन को जीतकर उसे पुतिन की झोली में डाल देंगे। लेकिन तारीख पर तारीख गुजरती जा रही है, जंग समाप्त होने की जरा सी भी सूरत नजर नहीं आ रही। क्रेमलिन में एक और बड़ी जंग की तैयारी चल रही है। नेटो और अमेरिका जैसे बड़े दुश्मनों को ध्यान में रखकर रूस कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए रूस ने उतार दिया महाबली 31। नए अवतार में पुतिन का महाबली। महाबली की आहट से मची खलबली। इसे देखकर नाटो के 31 देशों में हड़कंप। इसके नए अवतार से ब्रिटेन हुआ परेशान, अमेरिका हुआ हैरान, क्योंकि ये जब जंग में आएगा आसमान में कर्फ्यू लगा देगा। पुतिन के इस महाबली का नाम है MiG-31, जो पहले से शक्तिशाली बन गया है, पहले से अधिक खतरनाक हो गया है। पुतिन का ग्रीन सिग्नल मिलते ही रूस का ये जहाज धरती पर कहीं भी और कभी भी परमाणु बम फोड़ सकता है। नई तकनीक से लैस इस सुपर इंटरसेप्टर फाइटर को रूस जल्द ही मिशन पर उतारने जा रहा है। रूस के इस ऑलराउंडर और खतरनाक विमान से तो दुनिया पहले ही वाकिफ है। यूक्रेन जंग में इसकी सक्सेस रेट बाइडन भी जानते हैं और नाटो देश भी। रूस का ये सुपर इंटरसेप्टर फाइटर प्लेन जबरदस्त क्षमताओं से लैस है और ये आसमान में किसी भी लड़ाकू विमान को इंटरसेप्ट कर उसको तबाह कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि MiG-31 का नेविगेशन सिस्टम सबसे आधुनिक है। उत्तरी ध्रुव के आसमान पर भी ये विमान कभी अपना रास्ता नहीं भटकता है।
यही कामयाबी MiG-31 को पुतिन का सबसे भरोसेमंद जंगी जहाज बनाती है। लेकिन यूक्रेन बॉर्डर पर जो हालात बन रहे हैं, इसमें रूस को यूक्रेन से कई गुना बड़े दुश्मन का सामना है। इसलिए रूस ने भी बड़ी तैयारी की है। 31 देशों वाले नेटो का मुकाबला करने के लिए रूस ने MiG-31 को अपग्रेड किया है। किंजल हाइपरसोनिक से लैस MiG-31 में और क्या-क्या बदलाव किया है, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर रूस के आसपास नेटो के जमावड़े पर। रूस के दोस्त मुल्क बेलारूस और नेटो देश पोलैंड की सीमा जंग का नया एपिसेंटर बनी हुई है। एक तरफ बेलारूस में वैगनर ग्रुप के लड़ाके बेलारूस की सेना को ट्रेंड कर रहे हैं। बेलारूस के सैनिकों के साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने पोलैंड की सीमा के करीब सैन्य अभ्यास किया। दावा किया गया कि उन्होंने बेलारूस के सैनिकों को ड्रोन से हमले की ट्रेनिंग भी दी। खबर के मुताबिक यह अभ्यास पोलैंड की सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर बेलारूस में किया गया, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियों का भी इस्तेमाल हुआ। वहीं बॉर्डर के दूसरी तरफ पोलैंड की ओर सेना की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। बॉर्डर की तरफ बटालियन ही बटालियन जा रही है, टैंक जा रही हैं, बख्तरबंद गाड़ियां जा रही हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप से बढ़ते खतरे को देखते हुए पोलैंड बेलारूस से लगी सीमा पर सेना की तैनाती तो बढ़ा ही रहा है। अगर युद्ध की नौबत आ गई तो नेटो के 1 लाख सैनिक पोलैंड में लैंड कर जाएंगे। पोलैंड के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि 1 लाख नाटो सैनिकों के इस मूवमेंट के प्लान पर नाटो ने अपनी मुहर भी लगा दी है। 1 लाख नाटो सैनिकों का पोलैंड आना युद्ध के लिहाज से बहुत बड़ा संकेत है, बहुत विस्फोटक प्लान है, क्योंकि इस प्लान के तहत नाटो की 1 लाख सेना पोलैंड में दाखिल हो जाएगी। नाटो के फाइटर जेट पोलैंड आएंगे, नाटो के घातक टैंक पोलैंड पहुंचेंगे, नाटो की बख्तरबंद गाड़ियां पोलैंड आएंगी, नाटो की स्पेशल फोर्स पोलैंड में होगी। खतरा पोलैंड के सामने भी बड़ा है, क्योंकि पोलैंड के पड़ोसी देश बेलारूस में रूस की कई खतरनाक मिसाइलें तैनात हैं। रूस के परमाणु बम भी अब बेलारूस में लग गए हैं। इसी वजह से पोलैंड को डर है कि यूक्रेन की मदद करने पर पुतिन आज नहीं तो कल उस पर भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन के बाद पोलैंड ही यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार देश है। पोलैंड पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच सबसे अहम कड़ी है। पोलैंड में अभी करीब 10,000 नाटो सैनिक तैनात है, जिनमें से अधिकांश अमेरिका की फोर्स है। इसके अलावा युद्ध होने पर 1 लाख और नाटो सैनिक पोलैंड आ जाएंगे। इसके साथ ही साथ नाटो शिखर सम्मेलन में पोलैंड में हथियारों का गोदाम बनाने का फैसला किया गया है। वजह साफ है, पोलैंड सीमा यूक्रेन से लगी हुई है और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाली मिलिट्री मदद का रास्ता भी पोलैंड से ही होकर जाता है। ऐसे में रूस अपनी तैयारी में कहीं भी चूक नहीं रखना चाहता। रूस में फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी सोकोल ने रक्षा मंत्रालय को MiG-31 इंटरसेप्टर विमान का अपग्रेड और मॉडिफाइड पहला बैच दे दिया है। अगर राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से हरी झंडी मिली तो जल्द ही इस नए MiG-31 को सेना को सौंप दिया जाएगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने विमान बनाने वाली कंपनी से MiG-31 को नए तकनीक से लैस करने को कहा था, जिसके बाद कंपनी ने इसको अपग्रेड किया है और इसकी मारक क्षमता में भी इजाफा किया गया है। कंपनी का दावा है कि MiG-31 को अपडेट करके MiG-31 BM के लेवल का बनाया गया है। नए तकनीक से लैस होने के बाद MiG-31 और खतरनाक हो गया है। पिछले सालों में कई बार MiG-31 में बदलाव किए गए हैं। MiG-31 किंजल मिसाइलों से लैस किया गया है। रूस के सुपरसोनिक बॉम्बर जेट MiG-31 से दागी जाने वाली ये मिसाइल कितनी खतरनाक बन जाती है, उसे बहुत गौर से समझिएगा। MiG-31 खुद आवाज से करीब 3 गुना रफ्तार से उड़ता है। अब ये MiG-31 रूस के स्ट्रेटेजिक फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये विमान अब हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस कर दिया गया है, जिसकी वजह से रूसी एयर पावर की रेंज कई गुना बढ़ गई है।
किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो रूस की इस्कंदर मिसाइल का एयर वर्जन कही जाती है। रफ्तार है 10,000 किलोमीटर प्रति मिनट। ये मिसाइल 2,000 किलोमीटर की रेंज तक परमाणु वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है। इस मिसाइल को मिग 31 की बेली यानी एयरफ्रेम के निचले हिस्से में इंजन के बीचों बीच फिट किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सुखोई फाइटर जेट में ब्रह्मोस लगाई जाती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि मिग 31 जिसकी खुद की अधिकतम रफ्तार 3,000 किलोमीटर है, उससे इस मिसाइल को फायर किया जाता है और ये 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। किंजल को इंटरसेप्ट करना यानी इसे रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन सी बात है। व्लादिमीर पुतिन ने एक वक्त किंजल को रूस का सबसे खतरनाक और गेम चेंजर हथियार बताया था। वो इसका इस्तेमाल यूक्रेन में भी कर चुके हैं और ज़ेलेंस्की के कई फौजी ठिकानों को इसी मिसाइल ने पूरी तरह से तबाह किया है। सवाल है पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या पुतिन खतरनाक माइंड गेम खेल रहे हैं? क्या यूक्रेन तनाव के बहाने दुनिया को रूस की सैन्य ताकत दिखा रहे हैं? क्या परमाणु युद्ध का खौफ दिखाकर अमेरिका को डरा रहे हैं? या नाटो पर दबाव बना अपनी शर्तों को मनवाने के प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं? यही वजह है कि पोलैंड ने रूस की सेना के आक्रमण की सूरत में करारा जवाब देने के लिए पोलैंड बेलारूस से लगी सीमा को और सुरक्षित कर रहा है, सैनिकों को सीमा पर तैनात कर रहा है। नाटो 1 लाख और सैनिकों को भेजने की योजना बना रहा है और पोलैंड खुद परमाणु बम से लैस होना चाहता है। वहीं रूस और बेलारूस वैगनर लड़ाके का नाम लेकर पड़ोसी नाटो देशों को डरा रहे हैं। देश के नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। यूक्रेन युद्ध के 525 दिनों में पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ कि एक ही बार में 200 से ज्यादा सैनिक मार दिए गए और इस खतरनाक खौफनाक हमले को अमेरिका का खूनी बदला कहा जा रहा है। कैसे, वो आपको हम दिखाएंगे। एक सेकंड के अंदर इतना बड़ा नरसंहार हुआ कि पुतिन भी हिल गए। सिर्फ 5 मिसाइलों ने ऐसा कदर मचाया कि एक बार में 200 से ज्यादा सैनिक उड़ा दिए गए। सिर्फ एक भूल ने रूस की आर्मी की बहुत बड़ी किरकिरी करवा दी। पुतिन के सैनिकों की एक लापरवाही 200 से ज्यादा सैनिकों की जान की आफत बन गई। सिर्फ 200 मीटर के दायरे में घेर कर ऐसा हमला हुआ कि एक बार में कई मोर्चे हिल गए। आखिर क्या हुआ? यूक्रेन की इस युद्ध भूमि में और कहां पर एक झटके में कैसे मार दिए गए 200 से ज्यादा रूसी सैनिक? इस हैरान कर देने वाली पूरी खूनी जंग का ब्यौरा हम आपको देने वाले हैं। जब कोई सैनिक जंग के मैदान में उतरता है तो उसकी जान कभी भी जा सकती है, लेकिन रूस के 200 से ज्यादा सैनिकों की जान ऐसे जाएगी कभी किसी ने सोचा नहीं था। हेरसोन के समुद्र तट पर रूस के 200 से ज्यादा सैनिक इकट्ठा हुए थे। एक साथ 5 मिसाइलें गिरी और इन सभी सैनिकों की मौत हो गई।
दरअसल इन सैनिकों ने एक बहुत बड़ी भूल की थी। सैनिकों को लगा कि वो अमेरिका के रॉकेट लॉन्चर हिमार्स की मारक रेंज से बाहर है, लेकिन उनका यह अनुमान बिल्कुल गलत साबित हुआ और ये 200 से ज्यादा लोग हिमार्स की रेंज में आ गए। यूक्रेन की फौज ने 5 हिमार्स मिसाइलों से खेरसोन के समुद्र तट पर हमला किया था। दरअसल खेरसोन के किनारे काला सागर के अंदर एक द्वीप है जिसका नाम है डेजारेल हाच। इसी द्वीप पर रूस के 200 से ज्यादा सैनिक इकट्ठा होकर युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। दरअसल ये सैनिक फ्रंट लाइन से दूर थे और वॉर फ्रंट से काफी दूर ब्लैक सी में थे। यहां सबसे अहम बात यह है कि आखिर अमेरिका का रॉकेट लॉन्चर हिमार्स मौजूद कहां था। दरअसल खेरसोन के भी 2 हिस्से हैं। एक खेरसोन का वो हिस्सा जो रूस के कब्जे में है और खेरसोन के दूसरे हिस्से पर यूक्रेन का कब्जा है। खेरसोन के इसी यूक्रेनी वाले हिस्से पर अमेरिका का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हिमार्स मौजूद था। हिमार्स रॉकेट लॉन्चर की सिर्फ और सिर्फ 80 किलोमीटर तक मारक क्षमता है और ये सारे सैनिक सिर्फ और सिर्फ 60 से 70 किलोमीटर दूर मौजूद थे। इन सैनिकों ने हिमार्स की मारक क्षमता का ध्यान नहीं रखा और इसी वजह से हिमार्स ने इस पर एकदम सफल हमला कर दिया। तस्वीरों में दिखाया गया है कि कैसे यूक्रेन के रॉकेट लॉन्चर से दागे जाने वाले खतरनाक हथियार काला सागर के अंदर रूस का अस्थायी प्रशिक्षण शिविर आग के गोले में तब्दील करने में सफल हो गए। इसके लिए यूक्रेन को अपने जासूसी विभाग से भी बहुत जबरदस्त मदद मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन इंटेलिजेंस में 30,000 से ज्यादा जासूस और एजेंट हैं। यूक्रेन इंटेलिजेंस में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 से 7 गुना ज्यादा कर्मचारी हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की इंटेलिजेंस के हेड काइरिलो बुडानोव भी पुतिन की फोर्स के लिए काल साबित हुए हैं। पुतिन की आर्मी के दर्जनों जनरल अब तक यूक्रेन की जंग में मारे जा चुके हैं और पुतिन के इन सैन्य अधिकारियों की हत्याएं सफलतापूर्वक इसलिए हो सकी क्योंकि इसमें यूक्रेन के इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी भूमिका थी। यूक्रेन की सटीक इंटेलिजेंस के आधार पर ही रूस के जनरलों पर हमले किए गए थे जो सफल हुए। सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका की तरफ से यह भी बात सामने आई है कि रूसी जनरलों को मारने पर अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा भी सटीक जानकारी मुहैया करवाई गई थी। यानी अगर देखा जाए तो यूक्रेन और अमेरिका की इंटेलिजेंस मिलकर काम कर रही है और पुतिन के लिए मुश्किल पैदा कर रही है और इस बार भी ठीक ऐसा ही हुआ। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने बहुत खतरनाक प्रहार करते हुए 200 रूसी सैनिकों की सटीक लोकेशन निकाल ली, जिसका खामियाजा आज पुतिन की आर्मी को भुगतना पड़ रहा है। युद्ध समर्थक एक मॉस्को चैनल ने कहा कि इस तथ्य का एक नया ज्वलंत उदाहरण है कि युद्ध क्षेत्र से कुछ दूरी पर यहां तक कि पीछे के हिस्से में भी सैनिकों के बड़े जमावड़े की अनुमति देने के बुरे परिणाम हो सकते हैं। मतलब बिल्कुल साफ है, रूस के सैकड़ों सैनिकों का एक जगह पर इकट्ठा होना ही घातक साबित हुआ। दूसरी तरफ हिमार्स पुतिन की आर्मी के लिए पहले भी काल साबित हो चुके हैं। रूस की सेना पर एक और घातक हमला 1 जून को हुआ था, जब एक जनरल का भाषण सुनने के लिए सैनिकों की भीड़ इंतजार कर रही थी और तभी हिमार्स का हमला हो गया। इस हमले में 100 से अधिक सैनिक मारे गए थे। दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन के एक बंदरगाह ओदेसा पर हमला किया है, जिसमें यूक्रेन के तटीय शहर ओदेसा में बंदरगाह के बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की फोर्स की तरफ से यह दावा किया गया है कि आज़ोव सागर से लॉन्च ईरानी शाहिद 136 ड्रोन को पीछे हटाने के लिए हवाई सुरक्षा लगभग 3 घंटे तक बिना रोके काम किया है। लेकिन सच क्या है, आपको आगे दिखाएंगे। Чергового відділу прикордонної служби «Ізмаїл» поступив сигнал «Повітряна тривога». Наш прикордонний наряд одразу було переведено в режим вогневої групи по знищенню безпілотних літальних апаратів.
Ми вирушили на наші визначені вогневі позиції та очікували підліт ворожих безпілотників. По явним звуковим та видимим ознакам було виявлено 2 ворожих цілі. Було відкрито вогонь, внаслідок чого 1 шахід було знищено. बड़ी बात यह है कि पुतिन के टारगेट पर काले सागर का कोहिनूर है। ओडेसा वो शहर है जिसमें बसती है पूरे यूक्रेन की जान, जिसके हाथ से निकलते ही पूरे यूक्रेन का मनोबल टूट जाएगा और बाइडेन से लेकर जेलेंस्की तक बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स को पुतिन के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। और इसीलिए पुतिन ने ओडेसा पर ड्रोन हमले करवाए हैं ताकि पुतिन को सोचने का भी मौका न मिले। Ранок звіти від наших воїнів від ППО щодо збиття шахедів, 37 шахедів загалом було за цю одну ніч. Частину вдалося збити, але частину. На щастя, люди не постраждали. Є влучання у південних районах Одещини, наші порти. Робимо максимум із партнерами, щоб збільшити постачання систем протиповітряної оборони. Дуже важливо, щоб світ не звикав до цього російського терору. Кожне влучання – це спільна проблема. І не лише України, але й усіх тих у світі, чию стабільність Росія намагається знищити, коли б'є по наших портах, по нашій інфраструктурі. Вже 16 місяців повномасштабної війни, і ми всі разом. Вся дипломатична команда України. आखिर क्यों पुतिन को चाहिए ओडेसा? ओडेसा यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ओडेसा कीव और खार्किव के बाद यूक्रेन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ओडेसा यूक्रेन का एकमात्र गहरे पानी वाला बंदरगाह है। यूक्रेन अपने कुल निर्यात का लगभग 70% हिस्सा समुद्र से करता है और इसमें भी 65% निर्यात और आयात ओडेसा के बंदरगाह से होता है। यह बंदरगाह राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। ओडेसा दुनिया के 100 से ज्यादा बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है। विश्व स्तर पर माल निर्यात करने वाली कंपनियां ओडेसा में निवेश करना पसंद करती हैं। ओडेसा से पूरी दुनिया के लिए अनाज का निर्यात होता है। 2021 में यूक्रेन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अनाज निर्यातक देश था। ओडेसा के बंदरगाह पर 2500 करोड़ किलोग्राम तक तेल और गैस का भंडार करने में सक्षम एक तेल गैस टर्मिनल भी है। यही वजह है कि जेलेंस्की खुद ओडेसा में कई दौरे कर चुके हैं और ओडेसा में मौजूद यूक्रेन की आर्मी और नौसेना को यह बात साफ बता चुके हैं कि किसी भी कीमत पर ओडेसा का बंदरगाह पुतिन के हाथ में नहीं जाना चाहिए। लेकिन पुतिन ने जिस तरह ओडेसा पर हमला किया है, जेलेंस्की दहल चुके हैं। यूक्रेन की पूरी इकोनॉमी ओडेसा बंदरगाह पर टिकी है। अगर ओडेसा बंदरगाह पुतिन के कब्जे में गया तो यूक्रेन अपना माल ही निर्यात नहीं कर पाएगा। अनाज उत्पादन के बाद भी जेलेंस्की अनाज नहीं बेच पाएंगे क्योंकि निर्यात का समुद्री रास्ता ही नहीं मिलेगा। यूक्रेन का दुनिया से संपर्क टूट जाएगा क्योंकि ओडेसा में रूस की नौसेना यूक्रेन को ब्लॉक कर देगी। पुतिन ये भी जानते हैं कि यूक्रेन ने ओडेसा के अंदर सुरक्षा जबरदस्त तरीके से चाक चौबंद कर रखी है और परिंदा भी ओडेसा में पर नहीं मार सकता है। शायद इसीलिए ओडेसा का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए पुतिन ने ईरान के खतरनाक ड्रोन्स की मदद ली है। पुतिन का सिद्धांत एकदम साफ है, विरोध किया है तो अब सजा झेलो। एक तरफ जेलेंस्की आंसू बहा रहे हैं, दूसरी तरफ पुतिन अपने वीर सैनिकों को सम्मानित कर रहे हैं और उनको युद्ध में अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दे रहे हैं। Торжественная церемония вручения государственных наград в Кремле. Золотые звезды Героя России и ордена Мужества будут вручены сегодня большой группе участников специальной военной операции. Уважаемые друзья, благодарю вас за преданную службу России. Вы пришли на передовую с единой целью – быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом. Защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью по заветам предков. Продолжать их славные традиции, в основе которых готовность все сделать во имя любимой страны. पुतिन का आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा है कि वो जंग जीत रहे हैं। जंग लंबी जरूर है, लेकिन पुतिन की वॉर मशीन थकी नहीं है।
और इस वक्त जेलेंस्की की जान खतरे में है। मतलब यह है कि युद्ध की दशा और दिशा दोनों का बदल जाना। यूक्रेन का पूरा भूगोल बदल सकता है, रूस जीत सकता है, नेटो हार सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की जान को बहुत बड़ा खतरा है। यूक्रेन की संसद ने इसे समझते हुए देश के नए राष्ट्रपति को तैयार करना भी शुरू कर दिया। यूक्रेन की संसद ने फैसला ले लिया कि जेलेंस्की नहीं रहे तो उनका उत्तराधिकारी संसद का स्पीकर होगा। किसने दी जेलेंस्की की मौत की सुपारी? कितने में तय हुआ जेलेंस्की के मर्डर का सौदा? किसके ऑर्डर पर शूटर हुआ कीव रवाना? किसने रची जेलेंस्की के हत्या की साजिश? जेलेंस्की की जान पर बड़ा खतरा। जेलेंस्की की हुई मौत तो कौन संभालेगा यूक्रेन? इन सारे सवालों का जवाब आपको एक एक कर डिटेल में दिखाएंगे, क्योंकि एक तरफ तो यूक्रेन के काउंटर अटैक की कामयाबी के दावे हैं, तो दूसरी ओर यूक्रेन के रहबरों के बीच ये चिंता है कि जेलेंस्की मारे गए तो कौन संभालेगा गद्दी। लेकिन उसके पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जेलेंस्की को मारने की प्लानिंग क्या रूस वाकई कर रहा है या ये पश्चिमी मीडिया का प्रोपेगेंडा है जो दुनिया को जेलेंस्की से भावनात्मक स्तर पर जोड़ने के पीछे है। क्या जेलेंस्की के प्रति सहानुभूति की लहर पैदा करने की कोशिश में जेलेंस्की के मौत की साजिश की अफवाह फैलाई जा रही है? सवाल है, यूक्रेन को क्यों लग रहा है कि जेलेंस्की कभी भी मौत की नींद सुलाए जा सकते हैं? क्यों खंगाली जा रही है यूक्रेन के संविधान में राष्ट्रपति की ताकत की परिभाषा? क्यों यूक्रेन में हो रही नए राष्ट्रपति के लायक नेता की तलाश? क्या जेलेंस्की के बख्तरबंद बंकर वाला सुरक्षा सिस्टम फेल हो गया है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि जेलेंस्की भले ही कभी कीव की सड़क पर, कभी वॉर फ्रंट पर, कभी विदेश में, कभी अपने बंकर में दिखते हो, लेकिन आपको यह जरूर जानना चाहिए कि जेलेंस्की की सुरक्षा की जिम्मेदारी ना सिर्फ यूक्रेन के इंटेलिजेंस विभाग के पास है, बल्कि इसमें सहयोग करता है अमेरिका का तेज तर्रार खुफिया विभाग CIA। ये वही CIA है जो पुतिन की नाक के नीचे जेलेंस्की को व्हाइट हाउस पहुंचा देता है और रूस के खुफिया विभाग KGB को भनक तक नहीं लगती। जेलेंस्की का बंकर आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जिस जेलेंस्की की जान को खतरा बताया जा रहा है, उस जेलेंस्की तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। ये है जेलेंस्की का बंकर, जिसे जेलेंस्की खुद वॉर रूम कहते हैं। यहीं पर जेलेंस्की युद्ध की रणनीति बनाते हैं। ये बंकर यूक्रेन के राष्ट्रपति के आवास से बस थोड़ी दूरी पर बताया जाता है। युद्ध के शुरू होने के 10 दिनों के भीतर ही जेलेंस्की इस बंकर में परिवार समेत छुप गए थे। इस बंकर के बारे में कहा जाता है कि अगर कीव पर परमाणु बम भी गिराया जाता है तो इस बंकर के लोग 3 महीने तक सुरक्षित जिंदा रह सकते हैं। इस बंकर में 3 महीने का खाना पानी मौजूद है। जेलेंस्की के बंकर में सूट बूट भी रखा है और अपने परिवार के फोटो भी लगा रखे हैं। जेलेंस्की ने कोट पैंट पहनना बंद कर दिया है। युद्ध की शुरुआत के साथ ही उन्होंने वर्दी धारण कर ली है। सेना के चीफ कमांडर हैं जेलेंस्की और उन्हें अपने टाइप के लिबास में देखकर यूक्रेन की सेना का जोश हाई होना लाजमी है, जिसका उदाहरण दिखता है कि रूस यूक्रेन युद्ध नतीजे की ओर नहीं, सिर्फ तबाही की ओर सरपट दौड़ रहा है। लेकिन यहाँ तो सवाल है जेलेंस्की के प्राण का। बंकर, यूक्रेन का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और अमेरिका का खुफिया विभाग, क्या हत्यारा इन तीनों दीवारों को आसानी से लांघ जाएगा और जेलेंस्की कीव में ही मारे जाएंगे? इस सवाल पर यूक्रेन में बड़े बड़े सुरक्षा अधिकारियों की लगातार बैठकें हो रही हैं, क्योंकि जेलेंस्की पर हमले की आशंका के पहले भी कई बार जान से मारने के लिए हमले हो चुके हैं। लेकिन इसकी डिटेल आगे बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे जेलेंस्की ने मौत को मात दे दी। लेकिन दूसरी ओर का सीन समझ लीजिए, जेलेंस्की के ना होने पर यूक्रेन में क्या होगा। इसके लिए देश का संविधान खंगाला जा रहा है। यूक्रेन का संविधान राष्ट्रपति की मौत की स्थिति से पैदा हुई समस्या से निकलने का क्या रास्ता बताता है, देख लीजिए।
यूक्रेन के संविधान के मुताबिक जब राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाता है तो उसके कर्तव्यों को यूक्रेन की संसद के अध्यक्ष द्वारा संभाला जाता है। इस वक्त यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की सत्ता को चैलेंज करने वाला या ज़ेलेंस्की को नेतृत्व को चुनौती देने वाला दूर दूर तक कोई नहीं है। ज़ेलेंस्की ने करीब 18 महीने से जारी जंग में अपनी काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। नाटो से मांगे और दिए हथियारों के दम पर ही सही ज़ेलेंस्की ने एक कामयाब राष्ट्रपति की भूमिका निभाई है। जाहिर है ज़ेलेंस्की के ना होने पर यूक्रेन यकायक नेतृत्व के संकट में फंस जाएगा। और नेतृत्व का संकट मतलब युद्ध के दौरान समस्याओं का दलदल। तो यूक्रेन में बारिश तो 4-5 महीने बाद आएगी, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि अब की बार की बरसात यूक्रेन में पुतिन के पहिए को जाम कर देगी। इस बीच ज़ेलेंस्की को कुछ हुआ तो खेला बदल जाएगा। लिहाजा ज़ेलेंस्की के प्राण की रक्षा यूक्रेन जी जान से कर रहा है। बावजूद इसके राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मारे गए तो क्या होगा, ये जानना भी बहुत जरूरी है। यूक्रेन राष्ट्रपति संसदीय सरकार प्रणाली वाला एक गणतंत्र है। संविधान में सीधे निर्वाचित राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और एक संसद की व्यवस्था देखता है। यूक्रेन की एक सदनीय संसद का नाम है वेरखोवना राडा, जो 450 प्रतिनिधियों से बना है, जिनकी अध्यक्षता एक स्पीकर करता है। यूक्रेन के पास ताकतवर मिलिट्री, प्रशासनिक और डिप्लोमेटिक बॉडी यानी कूटनीतिक तंत्र है। दुनिया भर के मंचों पर ज़ेलेंस्की ने बहुत पुख्ता तरीके से अपनी बात रखी है। कहने का मतलब ये कि ज़ेलेंस्की इस वक्त यूक्रेन में इकलौते ऐसे नेता हैं जो पुतिन की कूटनीति को समझ भी रहा है और मैदान में करारा जवाब भी दे रहा है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की का कोई विकल्प मौजूद नहीं है। यही कारण है कि पश्चिमी मीडिया में ज़ेलेंस्की की हत्या की आशंका की रिपोर्ट छपती रहती है। कहा जाता है कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार या 6-7 बार नहीं, दर्जनों बार ज़ेलेंस्की की हत्या की कोशिश हुई है। ज़ेलेंस्की हर बार बच निकले, उनका बाल बांका तक नहीं हुआ। ज़ेलेंस्की की जान पर खतरे पर ज़ेलेंस्की के टॉप सलाहकार मिखाइल पोडोलयाक ने क्या कहा, सुनिए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की एक बार नहीं, दर्जनों बार हत्या की कोशिश हुई है। ज़ेलेंस्की पर जानलेवा हमले रूस के खुफिया विभाग ने किए हैं। ज़ेलेंस्की की जान लेने की कोशिश करने वालों में चेचन भी शामिल हैं और वैगनर ग्रुप भी। एक बार तो हमले की कोशिश के बाद ज़ेलेंस्की ने खुद एक जूम मीटिंग की और अमेरिका के सांसदों को कहा कि शायद आप मुझे अंतिम बार देख रहे हैं। ज़ेलेंस्की हमेशा अपने ऊपर जानलेवा हमले की आशंका जताते हैं। इसका कारण समझने के लिए पुतिन के आवास क्रेमलिन के पास की यूक्रेन के इन 2 ड्रोन हमलों की तस्वीरें देख लीजिए। मई में मॉस्को के भीतर पुतिन के आवास के ऊपर ज़ेलेंस्की ने ड्रोन अटैक कर दिया। इसके बाद जवाब में जो रूस ने मई में कहा था, उसी का नतीजा है कि कीव में ज़ेलेंस्की की जान को महफूज रखने के लिए बैठक पर बैठक हो रही है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, क्रेमलिन पर हुए आतंकी हमले के बाद हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है और अब ज़ेलेंस्की को मारना ही पड़ेगा। मई गुजर गए, जून गुजर गया, जुलाई भी निकल गई और अब अगस्त शुरू हो चुका है। पुतिन के बेहद करीबी और सहयोगी दिमित्री मेदवेदेव की शपथ अब तक अधूरी है। ज़ेलेंस्की जिंदा है और सिर्फ जिंदा नहीं है, जोश में। उनकी सेना दावा कर रही है कि युद्ध अब रूसी क्षेत्र की तरफ लौट रहा है। अब रूस के संस्थानों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। यूक्रेन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बखमूत में यूक्रेन की सेना धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ रही है। यूक्रेन की मिलिट्री हर दिन करीब 100 मीटर की जमीन को अपने कब्जे में ले रही है। रूस के खुफिया विभाग का दावा है कि वो जब चाहे यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की जान ले सकते हैं। हालांकि रूस का खुफिया विभाग तो युद्ध को लेकर भी कह रहा था कि ये तो उसकी एक चुटकी का काम है। अभी कीव में उतरेंगे तो रूस के कमांडो और 72 घंटे के भीतर यूक्रेन को जीतकर उसे पुतिन की झोली में डाल देंगे। लेकिन तारीख पर तारीख गुजरती जा रही है, जंग समाप्त होने की जरा सी भी सूरत नजर नहीं आ रही।
क्रेमलिन में एक और बड़ी जंग की तैयारी चल रही है। नेटो और अमेरिका जैसे बड़े दुश्मनों को ध्यान में रखकर रूस कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए रूस ने उतार दिया महाबली 31। नए अवतार में पुतिन का महाबली। महाबली की आहट से मची खलबली। इसे देखकर नाटो के 31 देशों में हड़कंप। इसके नए अवतार से ब्रिटेन हुआ परेशान, अमेरिका हुआ हैरान, क्योंकि ये जब जंग में आएगा आसमान में कर्फ्यू लगा देगा। पुतिन के इस महाबली का नाम है मिग 31, जो पहले से शक्तिशाली बन गया है, पहले से अधिक खतरनाक हो गया है। पुतिन का ग्रीन सिग्नल मिलते ही रूस का यह जहाज धरती पर कहीं भी और कभी भी परमाणु बम फोड़ सकता है। नई तकनीक से लैस इस सुपर इंटरसेप्टर फाइटर को रूस जल्द ही मिशन पर उतारने जा रहा है। रूस के इस ऑलराउंडर और खतरनाक विमान से तो दुनिया पहले ही वाकिफ है। यूक्रेन जंग में इसकी सक्सेस रेट बाइडेन भी जानते हैं और नाटो देश भी। रूस का ये सुपर इंटरसेप्टर फाइटर प्लेन जबरदस्त क्षमताओं से लैस है और ये आसमान में किसी भी लड़ाकू विमान को इंटरसेप्ट कर उसको तबाह कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि मिग 31 का नेविगेशन सिस्टम सबसे आधुनिक है। उत्तरी ध्रुव के आसमान पर भी ये विमान कभी अपना रास्ता नहीं भटकता है। यही कामयाबी मिग 31 को पुतिन का सबसे भरोसेमंद जंगी जहाज बनाती है। लेकिन यूक्रेन बॉर्डर पर जो हालात बन रहे हैं, इसमें रूस को यूक्रेन से कई गुना बड़े दुश्मन का सामना है। इसलिए रूस ने भी बड़ी तैयारी की है। 31 देशों वाले नेटो का मुकाबला करने के लिए रूस ने मिग 31 को अपग्रेड किया है। किंजल हाइपरसोनिक से लैस मिग 31 में और क्या क्या बदलाव किया है, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर रूस के आसपास नाटो के जमावड़े पर। रूस के दोस्त मुल्क बेलारूस और नाटो देश पोलैंड की सीमा जंग का नया एपिसेंटर बनी हुई है। एक तरफ बेलारूस में वैगनर ग्रुप के लड़ाके बेलारूस की सेना को ट्रेंड कर रहे हैं। बेलारूस के सैनिकों के साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने पोलैंड की सीमा के करीब सैन्य अभ्यास किया। दावा किया गया कि उन्होंने बेलारूस के सैनिकों को ड्रोन से हमले की ट्रेनिंग भी दी। खबर के मुताबिक ये अभ्यास पोलैंड की सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर बेलारूस में किया गया, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियों का भी इस्तेमाल हुआ। वहीं बॉर्डर के दूसरी तरफ पोलैंड की ओर सेना की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। बॉर्डर की तरफ बटालियन ही बटालियन जा रही है, टैंक जा रही हैं, बख्तरबंद गाड़ियां जा रही हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप से बढ़ते खतरे को देखते हुए पोलैंड बेलारूस से लगी सीमा पर सेना की तैनाती तो बढ़ा ही रहा है। अगर युद्ध की नौबत आ गई तो नाटो के 1 लाख सैनिक पोलैंड में लैंड कर जाएंगे। पोलैंड के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि 1 लाख नाटो सैनिकों के इस मूवमेंट के प्लान पर नाटो ने अपनी मुहर भी लगा दी है। 1 लाख नाटो सैनिकों का पोलैंड आना युद्ध के लिहाज से बहुत बड़ा संकेत है, बहुत विस्फोटक प्लान है।
क्योंकि इस प्लान के तहत नाटो की 1 लाख सेना पोलैंड में दाखिल हो जाएगी। नाटो के फाइटर जेट पोलैंड आएंगे, नाटो के घातक टैंक पोलैंड पहुंचेंगे, नाटो की बख्तरबंद गाड़ियां पोलैंड आएंगी, नाटो की स्पेशल फोर्स पोलैंड में होगी। खतरा पोलैंड के सामने भी बड़ा है, क्योंकि पोलैंड के पड़ोसी देश बेलारूस में रूस की कई खतरनाक मिसाइलें तैनात हैं। रूस के परमाणु बम भी अब बेलारूस में लग गए हैं। इसी वजह से पोलैंड को डर है कि यूक्रेन की मदद करने पर पुतिन आज नहीं तो कल उस पर भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन के बाद पोलैंड ही यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार देश है। पोलैंड पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच सबसे अहम कड़ी है। पोलैंड में अभी करीब 10,000 नाटो सैनिक तैनात है, जिनमें से अधिकांश अमेरिका की फोर्स है। इसके अलावा युद्ध होने पर 1 लाख और नाटो सैनिक पोलैंड आ जाएंगे। इसके साथ ही साथ नाटो शिखर सम्मेलन में पोलैंड में हथियारों का गोदाम बनाने का फैसला किया गया है। वजह साफ है, पोलैंड सीमा यूक्रेन से लगी हुई है और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाली मिलिट्री मदद का रास्ता भी पोलैंड से ही होकर जाता है। ऐसे में रूस अपनी तैयारी में कहीं भी चूक नहीं रखना चाहता। रूस में फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी सोकोल ने रक्षा मंत्रालय को MiG-31 इंटरसेप्टर विमान का अपग्रेड और मॉडिफाइड पहला बैच दे दिया है। अगर राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से हरी झंडी मिली तो जल्द ही इस नए MiG-31 को सेना को सौंप दिया जाएगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने विमान बनाने वाली कंपनी से MiG-31 को नए तकनीक से लैस करने को कहा था, जिसके बाद कंपनी ने इसको अपग्रेड किया है और इसकी मारक क्षमता में भी इजाफा किया गया है। कंपनी का दावा है कि MiG-31 को अपडेट करके MiG-31 BM के लेवल का बनाया गया है। नए तकनीक से लैस होने के बाद MiG-31 और खतरनाक हो गया है। पिछले सालों में कई बार MiG-31 में बदलाव किए गए हैं। MiG-31 किंजल मिसाइलों से लैस किया गया है। रूस के सुपरसोनिक बॉम्बर जेट MiG-31 से दागी जाने वाली ये मिसाइल कितनी खतरनाक बन जाती है, उसे बहुत गौर से समझिएगा। MiG-31 खुद आवाज से करीब 3 गुना रफ्तार से उड़ता है। अब ये MiG-31 रूस के स्ट्रेटेजिक फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये विमान अब हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस कर दिया गया है, जिसकी वजह से रूसी एयर पावर की रेंज कई गुना बढ़ गई है। किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो रूस की इस्कंदर मिसाइल का एयर वर्जन कही जाती है। रफ्तार है 10,000 किलोमीटर प्रति मिनट। ये मिसाइल 2,000 किलोमीटर की रेंज तक परमाणु वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है। इस मिसाइल को MiG-31 की बेली यानी एयर फ्रेम के निचले हिस्से में इंजन के बीचों बीच फिट किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सुखोई फाइटर जेट में ब्रह्मोस लगाई जाती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि MiG-31 जिसकी खुद की अधिकतम रफ्तार 3,000 किलोमीटर है, उससे इस मिसाइल को फायर किया जाता है और ये 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। किंजल को इंटरसेप्ट करना यानी इसे रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन सी बात है। व्लादिमीर पुतिन ने एक वक्त किंजल को रूस का सबसे खतरनाक और गेम चेंजर हथियार बताया था। वो इसका इस्तेमाल यूक्रेन में भी कर चुके हैं और ज़ेलेंस्की के कई फौजी ठिकानों को इसी मिसाइल ने पूरी तरह से तबाह किया है। सवाल है, पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या पुतिन खतरनाक माइंड गेम खेल रहे हैं? क्या यूक्रेन तनाव के बहाने दुनिया को रूस की सैन्य ताकत दिखा रहे हैं? क्या परमाणु युद्ध का खौफ दिखाकर अमेरिका को डरा रहे हैं? या नाटो पर दबाव बना अपनी शर्तों को मनवाने के प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं? यही वजह है कि पोलैंड ने रूस की सेना के आक्रमण की सूरत में करारा जवाब देने के लिए पोलैंड बेलारूस से लगी सीमा को और सुरक्षित कर रहा है, सैनिकों को सीमा पर तैनात कर रहा है। नाटो 1 लाख और सैनिकों को भेजने की योजना बना रहा है
और पोलैंड खुद परमाणु बम से लैस होना चाहता है। वहीं रूस और बेलारूस वैगनर लड़ाके का नाम लेकर पड़ोसी नाटो देशों को डरा रहे हैं। देश के नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। यूक्रेन युद्ध के 525 दिनों में पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ कि एक ही बार में 200 से ज्यादा सैनिक मार दिए गए और इस खतरनाक खौफनाक हमले को अमेरिका का खूनी बदला कहा जा रहा है। कैसे, वो आपको हम दिखाएंगे। एक सेकंड के अंदर इतना बड़ा नरसंहार हुआ कि पुतिन भी हिल गए। सिर्फ 5 मिसाइलों ने ऐसा कदर मचाया कि एक बार में 200 से ज्यादा सैनिक उड़ा दिए गए। सिर्फ एक भूल ने रूस की आर्मी की बहुत बड़ी किरकिरी करवा दी। पुतिन के सैनिकों की एक लापरवाही 200 से ज्यादा सैनिकों की जान की आफत बन गई। सिर्फ 200 मीटर के दायरे में घेर कर ऐसा हमला हुआ कि एक बार में कई मोर्चे हिल गए। आखिर क्या हुआ? यूक्रेन की इस युद्ध भूमि में और कहां पर एक झटके में कैसे मार दिए गए 200 से ज्यादा रूसी सैनिक? इस हैरान कर देने वाली पूरी खूनी जंग का ब्यौरा हम आपको देने वाले हैं। जब कोई सैनिक जंग के मैदान में उतरता है तो उसकी जान कभी भी जा सकती है, लेकिन रूस के 200 से ज्यादा सैनिकों की जान ऐसे जाएगी कभी किसी ने सोचा नहीं था। हेरसोन के समुद्र तट पर रूस के 200 से ज्यादा सैनिक इकट्ठा हुए थे। एक साथ 5 मिसाइलें गिरी और इन सभी सैनिकों की मौत हो गई। दरअसल इन सैनिकों ने एक बहुत बड़ी भूल की थी। सैनिकों को लगा कि वो अमेरिका के रॉकेट लॉन्चर हिमार्स की मारक रेंज से बाहर है, लेकिन उनका यह अनुमान बिल्कुल गलत साबित हुआ और ये 200 से ज्यादा लोग हिमार्स की रेंज में आ गए। यूक्रेन की फौज ने 5 हिमार्स मिसाइलों से खेरसोन